इसको हम पढ़ चुके थे, इसमें बात की थी हमने जेंडर पॉलिटिक्स पर, राइट। और इसमें स्पेशली हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एंड द आउटकम्स ऑफ दीज डिफरेंसेस, सोशल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन, बहुत सारी बातें, राइट। अभी फिर हमने ये रिलीजियस पॉलिटिक्स, हो गई बात है, हो गई बातें, मैं करूं, सुन लो फिर। रिलीजियस पॉलिटिक्स में क्या क्या सिखाया था मैंने, बोलो। ठीक है, व्हाट इज रिलीजन एंड, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर रिलीजन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इतनी बात क्लियर है जो पढ़ रहे थे वो सब? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट हेडिंग बनाओ एक, देखो डिफरेंसेस बिटवीन, तो हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदू एक पंथ नहीं है, क्या है, एक जीवन जीने की कला है। पंथ क्यों नहीं, रिलीजन क्यों नहीं है? ठीक है, चलो क्राइटेरिया मतलब देखो, एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन एंड धर्मा, बिटवीन रिलीजन एंड, ठीक है, पंथ और, पंथ का मतलब है रिलीजन, हिंदी में लिखो, पंथ और, पंथ और धर्म, इसका मतलब है धर्म, पंथ और धर्म के बीच अंतर, धर्म के बीच अंतर, राइट। रिलीजन एंड धर्म, ठीक है। रिलीजन क्या है, बोलो, व्हाट इज द रिलीजन? अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, अ सेट ऑफ वैल्यूज। यहां लिख लेंगे आप लोग हिंदी वाले पंथ, इंग्लिश में जरूर लिखना रिलीजन, और इसको लिख लेंगे धर्म, राइट। लिख लो पंथ और धर्म। पंथ और धर्म, चलो। इसमें हिंदी में लिख लो कि मूल्यों और विश्वासों का एक समुच्चय है, मूल्यों और विश्वासों का समुच्चय है, ठीक है। एंड धर्म मीनिंग है मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, नैतिक, राइट। रिलीजन का मतलब है अ सेट ऑफ वैल्यूज, लेकिन इसका मतलब है अ सेट ऑफ वैल्यूज, लेकिन वो कौन सी वैल्यूज? मोरल वैल्यूज, इसमें मोरल वैल्यूज है, मोरालिटी इसमें इंक्लूड है, किसमें? धर्म में। और देखो इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और हमारे यहाँ जो पूरी फिलॉसफी, इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, उसमें रिलीजन पर नहीं, किस पे फोकस ज्यादा किया गया है? जैसे हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, तो अहिंसा परमो धर्मा, तो धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब क्या है? मोरल वैल्यूज को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना इन डे टू डे लाइफ, अपने रोज के जीवन में किसको अपनाना है? हमें नैतिक मूल्यों को अपनाना है। तो धर्म के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, किससे? पंथ से और रिलीजन से, राइट। तो हिंदू क्या है? एक हिंदू क्या है? हिंदू एक धर्म है, एक पंथ, एक रिलीजन नहीं है। कल हमने जो क्राइटेरियाज लिखे थे, वो किसके क्राइटेरिया थे? धर्म के या पंथ के? वो रिलीजन के थे या धर्मा के थे? वो रिलीजन के लिए क्राइटेरियाज थे, ठीक है। हिंदू कोई भी हो सकता है, धर्म को कोई भी मान सकता है। जैसे मान लो एक इंसान है, रिलीजन के लिए गॉड होना जरूरी है? बोलो, क्या रिलीजन में बिलीव करने के लिए गॉड में बिलीव करना जरूरी है? मैंने कल ही बात करी, जरूरी है। क्या धर्मा में, मोरल वैल्यूज में बिलीव करने के लिए गॉड में बिलीव करना जरूरी है? एक ऐसा आदमी जो गॉड को नहीं मानता है, ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा को नहीं मानता है, वो भी मोरल वैल्यूज मान सकता है। जैसे नास्तिक लोग जो होते हैं, अथिस्ट, वो नहीं मानते हैं ना ईश्वर को, लेकिन वो किसको मानते हैं? जब गांधी कह रहे हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी, धर्मा एंड पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब है? वो धर्म का मतलब क्या कह रहे हैं? नॉट रिलीजन, धर्म का मतलब है मोरल वैल्यूज। वो कह रहे हैं पॉलिटिक्स को किसके हिसाब से चलना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों के अनुसार चलना चाहिए। तो ये धर्म का कंसेप्ट इंडियन पर्सपेक्टिव में डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न कंसेप्ट, राइट। तो यहाँ बात हो रही है मोरल
वैल्यूज की, राइट। तो हमारे यहाँ किस पे फोकस है? मोरल वैल्यूज पर, राइट। आप सारी बातें देखो कि हिंदू ट्रेडिशन में या हमारे जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, जिसको हम सनातन कल्चर नहीं करेंगे, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में क्या होता है, जो भी चीज हमें फायदा पहुंचाती है हम उसको क्या करने लगते हैं? पूजा पूजा करने लगते हैं, उसकी वर्शिप करने लगते हैं। पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, नदी, जो भी चीजें हैं हम क्या कर रहे हैं, सब उसको हम उसको पूजने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है, कंजर्वेशन करना है उसका, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन रिलीजन एंड धर्म। धर्म का मतलब क्या है? मोरल वैल्यूज। एंड रिलीजन का मतलब यहाँ गॉड होना चाहिए, यहाँ गॉड होना जरूरी नहीं। ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, कि धर्म में, पंथ में भगवान होता है, लेकिन यहाँ भगवान मानना जरूरी नहीं है। राइट। अभी देखो, अच्छा एक बात आपसे आंसर करना, क्या अगर कोई इंडिविजुअल है और वो रिलीजियस है, कैसा है, तो क्या वो धार्मिक भी होगा? ये वाला धार्मिक जरूरी है या नहीं है? जरूरी नहीं है। जैसे जो आदमी बहुत ज्यादा रिलीजियस होगा, बहुत ज्यादा रिलीजियस होगा, किसको मानने वाला होगा? रिलीजन को मानने वाला होगा, उसे क्या कहेंगे? रिलीजियस। जरूरी नहीं है कि वो कैसा हो? मोरल हो। जैसे एक छोटी सी स्टडी मैंने कई बार भी बोली है कि आप बहुत रिलीजियस इंसान हैं, कैसे हैं, और एक रिलीजियस मुस्लिम केस स्टडी मान लो है कि एक रिलीजियस मुस्लिम है, वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस मुस्लिम है, मतलब कि बहुत गहरे रूप से धर्म को मानने वाला मुस्लिम है, और वो पांचों टाइम की पांच बार नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम्स पांचों नमाज पढ़ता है। जैसे मैं ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैं नमाज तो डेली डेली तो देखते हैं आप, मैं पढ़ाता रहता हूँ पूरे दिन, और उसमें फ्राइडे में भी नमाज छोड़ देता हूँ। फ्राइडे नमाज इज कंपलसरी। वैसे नमाज तो पांचों फर्ज है, फर्ज का मतलब होता है ऐसा काम जो आपको करना ही है, कंपलसरी है आपकी लाइफ। मैंने बोला फाइव, पांच नियम है, तो वही रोज नमाज और रोजा। नमाज दूसरे नंबर पे आ रहा है, करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज नहीं छोड़ते हैं। अब मान लो कि वो नमाज पढ़ने जा रहा है, राइट, वो घर से निकला और नमाज में बस उतना ही टाइम बचा है, एक 2-3 मिनट, और वो देख रहा है कि एक आदमी बीमार है और वो मर सकता है, या एक कुत्ते का बच्चा नाली में पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? पूजा करना, या उस बच्चे, कुत्ते के बच्चे को बचाना नाली में से, राइट। लेकिन वो रिलीजियस है, वो क्या चुन सकता है? वो पूजा करना, वो कहेगा इसको तो ईश्वर बचा ही लेगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, और अगर ये मर रहा है तो इसमें भी किसकी इच्छा है? क्योंकि सब कुछ किसकी इच्छा से होता है, राइट। जो भी गलत हो रहा है वो भी किसकी मर्जी से? सब उसी की मर्जी से चल रहा है। तो वो जाएगा कहाँ? लेकिन जरूरी नहीं है कि एक जो धर्म को मानने वाला, मोरल वैल्यूज को मानने वाला आदमी होगा, वो पहले क्या करेगा? पहले वहां उसकी नैतिकता, मोरालिटी वहां काम आएगी और वो उसको बचाएगा, बाद में अपने पूजा पाठ को, क्योंकि ये जो करने जा रहा है वो केवल एक कर्मकांड है, जस्ट, राइट। तो ये फर्क है रिलीजियस में और मोरल में। तो हमारे यहाँ पूरा फोकस किस पे है? इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन पॉलिटिकल कल्चर और इंडियन फिलोसफी में वो है मोरालिटी। पूरा हमें ध्यान देना है किस पे? मोरालिटी। इसीलिए इंडियन पूरे ट्रेडिशन, इंडियन फिलोसफी में कहीं भी फिक्स्ड नहीं किया है हम लोगों को कि हमें इन वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है डीपली। किस वैल्यूज को एक्सेप्ट करने की बात हो रही है? हमारी मोरल वैल्यूज को एक्सेप्ट होने की बात हो रही है। क्लियर? चलो, ये बात इतनी क्लियर है। क्या क्या पढ़ा हमने? रिलीजन, क्राइटेरियाज फॉर रिलीजन, डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म, क्लियर है। पंथ क्या है और पंथ के क्या क्राइटेरिया होते हैं, धर्म और पंथ में क्या अंतर है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब एक नया हेडिंग बनाओ, एक हेडिंग बनाओ, लिखो, लिखो सांप्रदायिकता, हिंदी वाले कम्युनलिज्म, आप लोग लिखो कम्युनलिज्म। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड वाले में लिखना है। ये तो डिफरेंस हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट हेडिंग, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, हिंदी में लिखेंगे ऐसे, सांप्रदायिकता, राइट, कम्युनलिज्म, राइट। नेक्स्ट इसमें लिखो, थोड़ा सा लिखो, रिलीजियस डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस आर नॉट बैड फॉर द सोसाइटी, रिलीजियस डिफरेंसेस आर नॉट बैड फॉर द सोसाइटी। ऐसे लिखेंगे, पंथों में भिन्नता, पंथ, पंथों में भिन्नता समाज के लिए, पंथों में भिन्न आर नॉट बैड फॉर द सोसाइटी, पंथों में भिन्नता समाज के लिए बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, ठीक है। देखो, रिलीजियस डिफरेंसेस,
religious differences create diversity in society. Religious differences create diversity in society. यह भिन्नता विविधता को जन्म देती है. राइट? मान लो बहुत सारे रिलीजन है इंडिया में, राइट? तो क्या वो डिफरेंसेस बुरे हैं? तो डिफरेंसेस बुरे कब हो जाते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किस बेसिस पर? राइट, लिखो प्रॉब्लम बिगिंस, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रॉब्लम बिगिंस when problem begins when b start discrimination on the basis of these differences, on the basis of these differences. समस्या तब उत्पन्न होती है, समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इन भिन्नताओं के आधार पर भेदभाव करने लगते हैं. अगर हमने पिछला लेक्चर नहीं समझा होता, लास्ट वाला चैप्टर, तो ये वाली बातें समझ नहीं आती. वो इसीलिए एनसीईआरटी वाले को कैसे समझाना है, टर्मिनोलॉजी कैसे सिखानी, उन्हें पता है. डिफरेंसेस, डिवीजन, राइट. समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन भिन्नताओं के आधार पर भेदभाव किया जाने लगता है. एंड इट रिजल्टेड इन सोशल डिवीजन और पॉलिटिकल डिवीजन. और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक विभाजन उत्पन्न होते हैं. राइट? अब आप लोगों ने एक वर्ड बहुत सुना होगा, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता. इसका क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन करना. किसका डिस्क्रिमिनेशन करना? हाँ, कौन करेगा? दो रिलीजन करेंगे, ठीक है. कम्युनलिज्म का बिल्कुल यही मतलब होता है कि जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करता है, किस बेसिस पर? अपने रिलीजियस वैल्यूज के बेसिस पर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो देखो कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म अलग होता है और कम्युनलिज्म अलग है. कम्युनिज्म क्या है? हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. किसने दी? कार्ल मार्क्स ने. क्या कहा? स्टेट ओनरशिप. कहाँ? नहीं, स्टेट ओनरशिप कहाँ? कोई बात नहीं, तब तक सवाल पूछते जब तक ये गलत आंसर नहीं देते. इन्होंने जल्दी दे दिया. क्या? नहीं, कम्युनलिज्म में बिल्कुल स्टेट ओनरशिप की बात नहीं करता. कम्युनलिज्म में वो कहता है स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी. वो तो कह रहा है स्टेट होगा ही नहीं और क्लास भी नहीं होगी. वो क्या है जो आप बात कर रहे हो? वो है सोशलिज्म. राइट? वो सोशलिज्म है, उसमें स्टेट होगा और स्टेट की ओनरशिप होगी ऑन द ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, चलो. क्या लिखा? विभाजन से उत्पन्न होते हैं. आपने इंग्लिश में क्या लिखा? कम्युनलिज्म मीन्स मीन्स कम्युनलिज्म मीन्स communal means religious 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 priority on the other religion. देखो, सांप्रदायिकता का अर्थ है एक पंथ द्वारा दूसरे पंथ पर, एक अर्थ है एक पंथ द्वारा दूसरे पंथ पर स्वयं को प्राथमिकता देना. एक पंथ द्वारा दूसरे पंथ पर स्वयं को प्राथमिकता देना. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में. व्हेन वन रिलीजन
when one religion and its followers are are ऐसे लिखेंगे PITTED against another religion and beliefs of one religion are presented as superior to those of one religious beliefs ठीक है। नेक्स्ट से हिंदी वाले नीचे लिखे सांप्रदायिकता का उदय तब होता है जब एक पंथ के अनुयायी अपने धार्मिक अपने मूल्यों को अन्य पंथ के मूल्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं कम्युनलिज्म क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, क्या राइट समझ आ गई बात। बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कम्युनलिज्म कैसा कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है या बुरा है? ये एक चैलेंज है किसके लिए? इंडियन डेमोक्रेसी में। कैसे चैलेंज है? अब सवाल ये है कि हम बहुत रिलीजन है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन सब अलग अलग रहे और सभी ये माने कि ठीक है हमारी अपनी कुछ वैल्यूज हैं, हमारे कुछ अपने ट्रेडिशंस हैं और बाकी लोगों के अपने अपने, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपना अपना करने दो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम्स अलग तरीके से रहते हैं, हिंदू अलग तरीके से रहते हैं, बौद्ध अलग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है? जब मैं ये मानने लगता हूं कि मैं और मेरा धर्म और मेरा रिलीजन ही सबसे अच्छा है, और जब मैं ये कहूंगा कि मैं और मेरा रिलीजन और उसकी वैल्यूज ही सबसे अच्छी हैं, तो मैं क्या करूंगा? अदर रिलीजन को क्रिटिसाइज करूंगा, ये जस्टिफाई करने के लिए कि मेरी रिलीजियस वैल्यू जो है वो सबसे अच्छी है। और जब मैं अदर रिलीजन को क्रिटिसाइज करूंगा तो फिर वो भी बेचारा खड़ा हो जाएगा, किसके लिए? अपनी रिलीजियस वैल्यूज को बचाने के लिए। वो भी क्या करेगा? वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा, और यही बोलने वाली बातें बाद में कम्युनलिज्म, यही सांप्रदायिकता है। फिर बाद में कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि देखो हमारे धर्म को ऐसे बोला जा रहा है, वैसे बोला जा रहा है ना। अगर केवल ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं केवल ऐसे नहीं कर सकते कि वो अपने धर्म की अच्छी बातें बताएं, बस किसी के बारे में बुरी ना बताएं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो अपने को अच्छा बताने के लिए दूसरे को ये तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमें ये बताना है कि हम अच्छे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी को कंपेयर तो करना पड़ेगा। हाँ, तो जो रिलीजियस लड़ाई है पूरी, वो कौन सी लड़ाई है? यही है कि हर रिलीजन खुद को क्या बताना चाह रहा है? सुपीरियर हम हैं। जैसे कि इस्लाम में यही है कि इस्लाम वाले कहते हैं, मुस्लिम जो इस्लाम रिलीजन है वो कहते हैं कि ये लास्ट रिलीजन है ऑफ द वर्ल्ड, इसके बाद कोई रिलीजन नहीं आने वाला। कहते हैं कि जितने भी मैसेंजर आए हैं ऑफ द गॉड, सबसे लास्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड कौन है? पैगंबर हजरत मोहम्मद। इनके बाद कोई पैगंबर, कोई मैसेंजर नहीं आएगा, और आया भी नहीं कोई, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत लोग आ गए, बाबा बागेश्वर जैसे लोग भी तो हैं, वो कौन है? मैसेंजर ऑफ द गॉड ही तो हैं। ठीक है, तो ये अब ये नहीं मान सकते ऐसी बात। ये कहते हैं कि बिल्कुल बेकार बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर आदमी रिजिड है अपने रिलीजियस वैल्यूज को लेकर, और वही कन्फ्लिक्ट क्या है? कम्युनलिज्म है। यही कन्फ्लिक्ट है कम्युनिज्म। और जब इसका पॉलिटिकल यूज किया जाता है तो प्रॉब्लम और टफ हो जाती है। पॉलिटिकल यूज कैसे? जैसे आज हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कौन कौन सी?
हाँ, दूसरी, हाँ, अरे कांग्रेस नहीं, हाँ, AI क्या है, जो भी है, ऑल इंडिया इत्तेहादुल AI, पता नहीं क्या है, मैं जो भी है, चलो, ये कौन है, ओवैसी हैं, ये कौन है, ये क्या कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, राइट, और ये क्या कह रहे हैं, ये 80% पॉपुलेशन खतरे में है, और लगभग 20% ये पॉपुलेशन खतरे, कुल मिला के हिंदुस्तान की 100% पॉपुलेशन क्या है, खतरे में है। तो सुरक्षित कौन है इस देश में? दोनों कहते हैं कि ये, अब कहते चैलेंज है तुम्हारे सामने, ये कहते हैं कि देखो डरो मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। अरे जब सभी परेशान हैं, जब सभी खतरे में है, तो किससे खतरा? समझ नहीं आ रहा कौन है जो हमें, समझ रहे हो, ये कहते हैं कि इनसे खतरा है, और ये कहते हैं कि इनसे खतरा है, वैसे लड़ाते रहते हैं आपस में, और हम लोग बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं। इन्होंने क्या किया, ये डिफरेंस था, हिंदू और मुस्लिम डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ कल्चर, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, डिफरेंसेस ऑफ ट्रेडिशंस, हमारी मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों, परंपराओं का अंतर था, भिन्नता थी, डिफरेंसेस थे। इन्होंने उस डिफरेंसेस के विषय पे क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन करे, और इन्होंने सोशल डिवीजन कर दिया, बाद में इसको पॉलिटिकली यूज करके पॉलिटिकल डिवीजन भी ये कर रहे हैं। और वो सोशल डिवीजन अब लगातार, ये जो खाई है, कहते हैं, ये कैसे गहरी होती जा रही है, और हिंदू मुस्लिम को नहीं सुनना चाह रहा, मुस्लिम हिंदू को नहीं सुनना चाह रहा। तो ये कहाँ से, जो कहानी वाली बात हुई थी, ये सब कहानियां क्रिएट करते हैं ये लोग, ठीक है। ये आदमी चिल्लाता है खड़े होकर, रोने लगता है कभी कभी, तो ठीक है, हाँ, कि मुस्लिम के साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, अरे कैसे हो रहा है, इनसे कभी बैठा के पूछा जाए तो इन्हें भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, और ऐसे कैसे हो रहा है, इन्हें भी नहीं पता। इन्हें भी ये पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें क्या पता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचारे, इन्हें बोलना है, इनकी मजबूरी है, और इन्हें भी पता है कि कोई 80% कहीं नुकसान में नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें बोलना है, क्योंकि इन्होंने ये पढ़ रखा है क्या, कि ये डिफरेंसेस को क्या करो, डिवाइड करो, इन पे डिस्क्रिमिनेट करो, इसी से पॉलिटिकल गेन होने वाला है। कम्युनल राइट्स, इन्हें पता है कि लोगों के सबसे गहरी सेंटिमेंट्स कहाँ जुड़े हुए हैं, रिलीजन से, और उसी को एक इंस्ट्रूमेंट बनाओ, किसके लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, राइट। तो कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, एक और लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन, प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन religion is religion is seen as the basis of, religion is seen as the basis of politics or nation, politics और nation, हिंदी में लिखेंगे, समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है, एज अ बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड नेशन, समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब, जब जब पंथ को राजनीति, राजनीति तथा राष्ट्र का आधार माना जाता है। बोलो ऐसे कैसे प्रॉब्लम और कैसे ज्यादा टफ हो जाएगी, बिगिन कर जाएगी, कैसे शुरू हो जाएगी, जब हम बेसिस मान लेंगे रिलीजन को ऑफ पॉलिटिक्स एंड नेशन, कैसे, कैसे ये चैलेंज बन सकता है हमारे सामने, बोलो, कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको एनालिसिस करो, इस वाली लाइन को। क्वेश्चन वही है जो लिखा है, पढ़ो उसी बात को फिर से। क्या समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है, मान लो यही प्रश्न है, मेंस में यही प्रश्न है कि समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब पंथ राजनीति और राष्ट्र का आधार बन जाता है, बिकम्स द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड नेशन। कैसे, जैसे पाकिस्तान, जैसे क्या, पाकिस्तान, हाँ, जैसे जिन्ना, देखो जिन्ना ने, बेचारे जिन्ना बहुत अच्छे आदमी थे, हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन जिन्ना का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद होने लगा। क्या होने लगा, पॉलिटिकल कैरियर। नेहरू जी और जिन्ना जी जो हैं, वो ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग थे। नेहरू जी हीरो बन रहे हैं जिन्ना के सामने, वो बेचारा गरीब आदमी बैठे बैठे सब देख रहा है अपनी आंखों के सामने। 1929 में नेहरू जी को क्या बनाया जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का यंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, किसके कहने पे, महात्मा गांधी के कहने पे। क्योंकि महात्मा गांधी कब आए थे, 19, इंडिया कब आए महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका से 1915 में आए, और 1915 से लेकर 1929 तक
इन 15 ईयर्स में 14 ईयर्स में महात्मा गांधी का अच्छा खासा डोमिनेंस हो रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, स्वतंत्रता संग्राम पे गांधी जी का अच्छा खासा डोमिनेंस हो रहा है, क्योंकि गांधी जी बड़े बड़े मूवमेंट चला रहे हैं। एक बड़ा सा मूवमेंट क्या चला दिया गांधी ने, चंपारण चला रहे हैं, खेड़ा चला रहे हैं, और नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। सक्सेसफुल आंदोलन है, चंपारण भी सफल रहा, खेड़ा भी सफल रहा, और नमक नमक सत्याग्रह तो चलेगा 1930 में इसके बाद। ठीक है, तो इन 3 मूवमेंट्स ने गांधी जी को बता दिया कि वो एक डोमिनेंट फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने बड़ा चेंजेस भी किया। ठीक है, एक सेशन हुआ था, नागपुर सेशन, याद है किसी को, कब हुआ था? उसमें बड़ा चेंज कर रहे हैं 1920 में। कब? 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा है, और उसमें गांधी जी को पूरा काम दे दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है, यही कांग्रेस थी, इसको कैसे रिफॉर्म करोगे। तो गांधी जी ने बड़ा रिफॉर्म किया नागपुर सेशन 1920 में। गांधी ने पहले जो कांग्रेस की मेंबरशिप की जो फी थी वो 5 रुपीज थी, कि 5 रुपए देके आप मेंबरशिप ले लो। गांधी जी ने कहा इसको 25 पैसे करो। क्या करो? 5 रुपए से कितना कर दिया उन्होंने? 25 पैसा। और जनता उमड़ पड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबरशिप लेने के लिए। गांधी ने कहा 5 रुपए क्यों रखे हैं मेंबरशिप की फी? 5 रुपए बहुत होते थे उस समय, सोचो 1920 की बात है। और उन्होंने कहा कि जो यूनिट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो कहाँ खोलो? रीजनल बनाओ। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर यूनिट्स खोलो इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो जो बेसिस था इंडियन नेशनल, वो उन्होंने बहुत बढ़ाया। और गांधी जी ने यहाँ क्या बनाया, इनको डोमिनेंस गांधी जी का बढ़ गया था, उन्होंने नेहरू जी को बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस का यंग प्रेसिडेंट बनाया। और नेहरू जी तब 1929 में लाहौर सेशन हो रहा है ना, वहां क्या बोल रहे हैं कि आई एम अ सोशलिस्ट पर्सन, मैं एक समाजवादी हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी कैसा बने। अब बेचारे जिन्ना सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, जिन्ना कह रहे हैं मैं कहाँ हूँ। जिन्ना ने कहा मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इन्होंने कहा हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहा मुझे क्यों नहीं इस पर तो बैठाया गया, मैं भी पढ़ा लिखा, मैं भी बैरिस्टर हूँ। और जिन्ना से ज्यादा मानते थे अपने आप को, जिन्ना ज्यादा होशियार मानते थे। तो जिन्ना बेचारे यहाँ मिल गए एक आदमी से, कौन? मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, लिखा है, उनसे मिल गए ये। और वो आदमी पहले से थोड़े से क्रिमिनल थे। ठीक है, और उनके कहने पे जिन्ना का मूड जो है, उन्होंने क्या कर दिया, जिन्ना का ब्रेन वॉश कर दिया। उन्होंने कहा कहाँ फंसे हो इधर, इस राजनीति से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। एक अलग देश की मांग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और उन्होंने कहा कहेंगे क्या लोगों से? कहना क्या? उन्होंने कहा मुस्लिम खतरे में है। ठीक है, कहा उन्होंने, जिन्ना ने पूछा कि कहेंगे क्या लोगों से, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुस्लिम खतरे में है। कि क्यों? क्यों खतरे में है? उन्होंने कहा एक तरफ अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, एक तरफ आजादी के बाद पॉपुलेशन मेजोरिटी हिंदू की है, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ सच में खतरे में। और हर मंच से जिन्ना ने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू किया कि मुस्लिम खतरे में। बेचारा अनपढ़ मुस्लिम अभी भी है, तब तो और बुरी हालत थी। ठीक है, और वो जिन्ना की बात मान गया कि मुस्लिम खतरे में है। और जिन्ना ने उसका फायदा उठा के क्या कर लिया, और फिर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे चला रहे हैं वो, और बाद में वो पाकिस्तान को अलग करवा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पूरा विजन होता है। और देखो जिन्ना ने हमेशा से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिन्ना ने बोला है कि हमें एक नेशन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी नहीं माना कि हमें क्या चाहिए, नेशन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उन्होंने कहा हमें रिलीजन के बेसिस पर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा एनसीईआरटी बाद में लिखी जाएंगी, लेकिन हमने इतना पढ़ा हुआ है कि रिलीजन के बेसिस पर जब भी नेशन का क्रिएशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, तो वो उसके आउटकम्स जो हैं वो बुरे ही रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हम 2 नेशन बना रहे हैं, आप ले जाओ पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आप उसको इस्लाम कंट्री डिक्लेयर करो, लेकिन हम कैसी कंट्री रहेंगे? सेकुलर कंट्री रहेंगे। हमें रिलीजन के बेसिस पर काम नहीं करना। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग इज द पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट अ पार्टी ऑफ द हिंदू और पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन। हमने कहा, उन्होंने कहा हम पार्टी हैं किसके लिए? हम हैं इंडियंस के लिए पार्टी। और वही बात जो है देखो अभी चल रही है, हालत गंभीर रही है कि ये सब खतरे में चल रहे हैं बेचारे। जब भी खतरे में रहो, समझो खतरे खतरे में हो नहीं, खतरे में लाए जा रहे हो जबरदस्ती। और ये लाते हैं पॉलिटिकल मोटिव पूरा करने के लिए ये लोग। ठीक है, और ये बीजेपी ने बड़े अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस किया, पूरी हमारी सोसाइटी का एनालिसिस किया 1985 और 1980, और तब से वो लगातार काम कर रहे हैं इस बात पे। और सोचो कि एक बात लगातार बोली जाए तो हमें महसूस भी होने लगती है। और वैसे ही पूरे टाइम क्या बोलता रहता है, मुस्लिम, हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है यूपी में, घर पे लोग वोट डालने जा रहे हैं, मैंने बस ऐसे फोन कर दिया। मैंने पूछा किसे वोट डालो, कह रहे ओबीसी को। मैंने कहा क्यों? यूपी में ओबीसी का क्या कंट्रीब्यूशन है? कह रहा मुस्लिम्स की बात करता है। मैंने क्या बात करता है मुस्लिम्स की? बोले वो मुस्लिम के राइट्स की। अरे मैंने बेकार की बात कर रहे हो। कोई, आप समझ रहे हो, आपके गांव गांव तक इन्होंने अपनी टीवी से बातें पहुंचा दी हैं इन लोगों ने कि ओबीसी किसके लिए फाइट कर रहा है। अब क्या कोई किस चीज की फाइट कर रहे हो, तो क्या एजेंडा है आपका, वो नहीं कुछ पता है, बस टीवी से वो चीजें पहुंच रही।
तो यही पॉलिटिकल मोट क्या है, यूज है ऑफ रिलीजन। और इस यूज को कौन कम कर सकता है? आप लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, देखो कितना करोगे। चलो ठीक है। तो कम्युनलिज्म क्या है कुल मिला के? सांप्रदायिकता क्या है? क्या है सांप्रदायिकता, बोलो। ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और जब ये डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकली मोटिव के लिए यूज हो रहा है तो ये और ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए हो जाता है, राइट। नया हेडिंग बनाओ, नया हेडिंग बनाओ। हाँ, इसी में लिखो, कम्युनलिज्म टेक, communalism can take communalism can take various forms in politics, various forms in politics। सांप्रदायिकता राजनीति में, सांप्रदायिकता राजनीति में विभिन्न रूप धारण करती है, राइट। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला है रिलीजियस वैल्यूज बिलीफ्स, लिख लो। सबसे पहले है रूप धारण करती है, पहला कैसे कैसे, पहला पॉइंट धार्मिक मान्यताएं तथा परंपराएं। सेकंड, रिलीजियस डोमिनेंस, पॉलिटिकल डोमिनेंस लिखो, पॉलिटिकल डोमिनेंस। दूसरा है पॉलिटिकल डोमिनेंस, परंपराएं। दूसरा है राजनीतिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व। नेक्स्ट, थर्ड वन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस, ऑन रिलीजन बेसिस, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजन बेसिस। पंथ के आधार पर, पंथ के आधार पर राजनैतिक ध्रुवीकरण, पंथ के आधार पर राजनीतिक, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजन बेसिस, राइट। ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण। मोबिलाइजेशन मतलब लोगों को मोबिलाइज करना, ठीक है। और देखो बिल्कुल यही काम ये लोग कर रहे हैं, दोनों सेम यही काम कर रहे हैं, राइट। तो ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? हमें ऐसा लग सकता है, हमें ऐसा लग सकता है कि अगर हमने 10th क्लास की एनसीईआरटी के चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा है रिलीजियस पॉलिटिक्स, तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये लोग ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इस एनसीईआरटी के चैप्टर का डेप्थ एनालिसिस किया तो हमें क्या समझ आ रहा है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज किसको बढ़ावा दे रही हैं? कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है इंडिया में, राइट। और केवल पॉलिटिकली नहीं, मेंटली भी किसको बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग? क्योंकि आइडियोलॉजिकली भी क्या काम कर रहे हैं ये, राइट। तो ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे जो बोलते हैं वही हैं ये, ठीक है। एक ही काम करने वाले हैं ये दोनों, लेकिन और इनका सोशल बेस ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। सोशल बेस का मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले आइडियोलॉजी, देन लीडर, ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ होता है सोशल बेस। सबसे ज्यादा मेंबर्स कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? बीजेपी के। क्यों? नहीं पता। कभी कभी तो ऐसे भी होता है, मोबाइल में मैसेज आता है, आपने क्लिक किया आप मेंबर हो गए। हाँ, ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी हो रहा है आजकल, तो बच के रहना। हाँ, मैं भी मेंबर हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मुझे ही नहीं पता। ऐसे ही हुआ, मैसेज आया, मैंने क्लिक कर दिया, मैं मेंबर हो गया। उन्होंने कहा मुबारक हो। दूसरा मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशन, यू आर अ मेंबर ऑफ, एक्टिव मेंबर। मैंने अरे क्या हो, क्या है भाई? फोन ऑन करके मैंने घाटा, होने का सर क्या ही फर्क पड़ता है, बने रहने दो। ठीक है, मैं बने ही रहता हूँ, क्या है। हाँ, अगला पॉइंट लिखो। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी और स्ट्रक्चर ऑफ बीजेपी मुझे पसंद है, बट फंक्शनिंग ऑफ द बीजेपी, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल है, बीजेपी इज केवल एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास इंटरनल डेमोक्रेसी है, परिवारवाद नहीं है उनके यहाँ। बट जो आउटकम्स हैं वो, उनके जो बाद में आउटकम्स होंगे वो अलग चीजें हैं, ठीक है, वो नहीं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वो बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि उनके यहाँ क्या है कि एक नीचे से भी जो एक मेंबर है वो भी आके अपना काम कर सकता है। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है उनका। ये स्ट्रक्चर सभी पॉलिटिकल पार्टी को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। वो अच्छा है, वो डेमोक्रेटिक इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, क्या इंटरनल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट लिखो, लिखो कम्युनल वायलेंस एटसेट्रा, कम्युनल वायलेंस आदि लिखो, सांप्रदायिक दंगे आदि।
तो देखो कैसे समझा हमने रिलीजन क्या है, राइट, क्राइटेरिया क्या है फॉर द रिलीजन, फिर हम डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म, फिर हमने कहा कम्युनलिज्म क्या है, तो कम्युनलिज्म हमने क्या कहा कि डिफरेंसेस हैं बुरे नहीं होते हैं, डिफरेंसेस के बेसिस पर जब हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अंतर है उन अंतरों के आधार पर क्या करते हैं भेदभाव करते हैं, तो उससे क्या निकल कर आता है, उससे सांप्रदायिकता निकल कर आती है। और जब हम अच्छा मानने लगते हैं खुद को या अपने रिलीजियस वैल्यूज को, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और जब इसका पॉलिटिकल यूज होता है तो प्रॉब्लम और ज्यादा गहरी हो जाती है, राइट। तो अब है कि इस पूरी प्रॉब्लम को कि कम्युनलिज्म इज अ चैलेंज टू द इंडियन डेमोक्रेसी, इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बोलो। हम्म थोड़ा सा एक हेडिंग बनाओ नीचे, सेकुलरिज्म। हाँ बिल्कुल। हाँ सेकुलर, जैसे इंडिया में इंडियन डेमोक्रेसी है सेकुलर डेमोक्रेसी, तो इंडियन डेमोक्रेसी में क्या चैलेंज है, ये कम्युनल कम्युनलिज्म क्यों आ रहा है। इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता भारत के संविधान की प्रॉब्लम नहीं है, सांप्रदायिकता किसकी प्रॉब्लम है, इट इज नॉट आउटकम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडियन पॉलिटी की प्रॉब्लम है, हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये राजनीति की प्रॉब्लम है। ये कौन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज बिलीव करें इन डेमोक्रेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है चलो। अब छोटा सा पॉइंट बनाओ एक नीचे, देखो सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, हिंदी वाले कहेंगे पंथ निरपेक्षता, राइट। देखो पंथ निरपेक्षता, इसमें लिखो छोटा सा पॉइंट एक आगे लिखो, इसमें देखो सेकुलरिज्म लिख लिया, उसमें लिखो हाँ, देखो कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म इज अ चैलेंज टू द इंडियन डेमोक्रेसी, सांप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है, इंडियन डेमोक्रेसी, राइट, एक चुनौती है, लिख लिया इतना, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स adopted secular form of government for the India, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए, भारत के लिए पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, there are certain constitutional provisions which reflect India, constitutional provisions which reflect India as secular state, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो हमें, इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, भारतीय संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं, ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो हमें पंथ निरपेक्ष बनाते हैं, पहली बात, पहली बात लिखो। अच्छा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो बोलो कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हमें सेकुलर स्टेट बना रहे हैं, बोलो। फंडा, एक एक करके बोला करो, बोलो पहले। हाँ अब बोलो, फंडामेंटल राइट में कौन से राय फंडामेंटल राइट है जो हमें सेकुलर बनाते हैं, हाँ 15, ठीक है, और 16, आर्टिकल बोलो, कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें सेकुलर बनाते हैं, कौन से संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमें क्या बनाते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाते हैं, हाँ 15 ठीक है, 20, हाँ ठीक है, 25 से क्या 28, ठीक है, और 15, 29 एंड 30, ठीक है, और कुछ है, हाँ हाँ ठीक है, माइनॉरिटी हो गया तो ठीक है, ये ठीक है 25 to 28, ठीक है।
और कुछ बातें जो हमें सेकुलर बनाती हैं। 25 से 28 भी अगर आप लिखोगे तो भी ठीक है, बाकी तो 14, 15, 16 भी हो गया, ठीक है, वो चीजें हैं, राइट। चलो 25 में क्या लिखा था, याद है? हाँ, 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में क्या है हिंदी में, किसी को याद है? हिंदी वाले भी बैठे हैं। धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता में कितने तरीके की स्वतंत्रताएं थी? 3 तरीके की, कौन कौन सी? प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट और राइट, ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या है? अब सवाल ये है कि ये वाला आर्टिकल, ये लिखाऊंगा नहीं बात, ये मैं लिखा चुका हूं, ये वाला। अच्छा सुनो, आर्टिकल 25 में आपने कहा कि चार धर्म, सुनो, आर्टिकल 25 में आपने कहा चार धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, चार रिलीजियस फ्रीडम है, कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट। तो ये वाली बात कैसे हमें सेकुलर बना रही है? सब लोग रिलीजियस मैटर में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अभी बोलो कि आर्टिकल 26 क्या कह रहा है? हाँ 27 में है, ठीक है। 26 क्या कह रहा है? मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कौन मैनेज करेगा? रिलीजियस जो लोग हैं वो मैनेज करेंगे। तो ये वाला प्रोविजन कैसे हमें सेकुलर बना रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है इन द रिलीजियस मैटर, और रिलीजियस मैटर को मैनेज करना किसका काम है? इंडिविजुअल्स का है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, राइट। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? टैक्सेस का क्या? टैक्स नहीं लगेगा, किस पर? किस पे नहीं लगेगा टैक्स? और और बोलो किस पे नहीं लगेगा, आंसर ठीक नहीं है। टैक्स नहीं लगेगा किस पे? रिलीजियस डिनोमिनेशन पर। और किस पे नहीं लगेगा? इंडिविजुअल पे नहीं लगेगा। गवर्नमेंट टैक्स लेवी नहीं करेगी इंडिविजुअल पर, किस लिए? अदर रिलीजन के प्रमोशन के लिए। तो इससे कैसे पता चल रहा है कि हम सेकुलर हैं? स्टेट इंटरवीन नहीं कर रहा है, और स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए काम नहीं कर सकता है, राइट। आर्टिकल 28 से कैसे क्या आर्टिकल, ठीक है, कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, राइट। जो भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। कहाँ नहीं दी जाएगी? जो 100%, इसका भी क्या मतलब है कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब स्टेट सेपरेट है फ्रॉम द रिलीजन, राइट। तो आर्टिकल 25 to 28 हमें ऐसे क्या बना रहे हैं, सेकुलर बना रहे हैं, ठीक है। हिंदी वालों को कुछ याद आया कि नहीं? ना, कुछ है हिंदी वाले जो ने पढ़ चुके हैं ना, कंप्लीट हो चुका है। जिन जो पहली बार बैठे हैं वो टेंशन मत लेना, जो पहली बार बैठे हैं और जिन्होंने, सुनो, जिन्होंने पढ़ लिया है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम और नहीं याद है, तो इसमें किसकी गलती है? जिसको याद नहीं हुई उसकी गलती है, ठीक है, समझ गए बात। और हिंदी वालों को तो याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से पढ़ाना ही शुरू किया था आपको मैंने। ये तो समोसा, समोसा भी खाए हो हैं? पंथ नहीं समझे? कोई बात नहीं, तो अब समझाओ अगर हंसे हो तो उन्हें। अभी जो हंसा है वही समझाएगा, बोला पंथ क्या है। इन्हें पंथ नहीं समझ आया, अच्छी बात है, नहीं समझ आया उन्हें, कोई बात नहीं, बताओ पंथ क्या है। हाँ, पंथ क्या है? देखो दो चीजें हैं, पंथ और धर्म, समझे? पंथ और धर्म। पंथ का मतलब है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन पंथ का करेंगे तो रिलीजन होगा, और धर्म का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे तो ये क्या ही होगा, धर्म ही होगा, ठीक है, ये धर्म होगा, ठीक है। नहीं, प्रियम्बल में आया है धर्मनिरपेक्ष वर्ड, क्या आया है? आया है धर्मनिरपेक्ष हिंदी में। ऐसे हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, यही ना आप कह रहे हो, वो धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आया है। देखो हिंदी में क्या प्रॉब्लम है कि सेक्युलरिज्म का इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है वो कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष और कहीं कहीं क्या है, पंथ निरपेक्ष है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे जब एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th क्लास की, उसमें पूरा एक चैप्टर है सेकुलरिज्म, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में।
हिंदी वालों को पढ़ाया था तो मैंने सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन क्या लिखाया था? पंथ निरपेक्ष, राइट। धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखाया था हिंदी वालों को, क्योंकि सेकुलरिज्म का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स या स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब कि पंथ का राजनीति से पृथककरण। राजनीति से किसको अलग करना है? हमें रिलीजन को अलग करना है। किसको? रिलीजन को अलग करना। अगर हम सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन क्या कर दें? धर्मनिरपेक्ष, तो हम किसको अलग कर रहे हैं पॉलिटिक्स से? इस धर्म को अलग कर रहे हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? मोरल वैल्यूज। तो जब ट्रांसलेशन करेंगे हम सेकुलरिज्म का हिंदी में, तो वो ट्रांसलेशन जहां धर्मनिरपेक्ष लिखा है वो गलत है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, इस मतलब नहीं है धर्मनिरपेक्ष का। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम नैतिक मूल्यों को नहीं मानते हैं। धर्म, अगर मैं कहूं कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, इसका मतलब है कि मैं नैतिक मूल्यों को नहीं मानता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं पंथ निरपेक्ष हूं, इसका मतलब है मैं किसी पंथ, किसी रिलीजन को नहीं मानता हूं। दोनों का अंतर है। धर्म का मतलब ही है नैतिक मूल्य, अच्छे, दया, प्रेम, करुणा, भाईचारा, सहिष्णुता, ये मतलब है धर्म। पंथ का मतलब है हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बुद्ध है। किसके लिए? धर्म पंथ के लिए। हाँ, ठीक है, वो सही बात है। लेकिन ये सेकुलरिज्म का अनुवाद हम क्या करेंगे? पंथ निरपेक्ष करेंगे। ये नहीं कर सकते। अगर इसको कर दिया तो इसका मतलब है कि हम क्या नहीं मान रहे हैं? मोरल वैल्यूज को नहीं मान रहे हैं। इसीलिए हमने जो ट्रांसलेशन किया सेकुलरिज्म का, वो क्या किया? पंथ निरपेक्षता ट्रांसलेशन किया, राइट। धर्म, हम नैतिक मूल्यों को तो मानते हैं, हमें मानना ही चाहिए। सोचो कि हमारी राजनीति, पॉलिटिक्स ऐसी हो जहां मोरल वैल्यूज नहीं है, तो क्या वो पॉलिटिक्स अच्छी होगी? नहीं हो सकती ना पॉलिटिक्स। इसलिए हमने कहा कि मोरल वैल्यूज, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम क्या है? भारत सरकार का और भारत के राज्य का अपना कोई पंथ नहीं है। भारत की सरकार का क्या धर्म है? धर्म। अरे नैतिक वैल्यूज तो है, कोई नैतिक वैल्यूज तो मानेंगे तो धर्म। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है, पंथ और धर्म बिल्कुल अलग अलग है दोनों। सवाल आया है? क्या आया है? अरे सवाल आया है ये। बिल्कुल, धर्म से नहीं कर सकते, धर्मा से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? सेपरेशन ऑफ फ्रॉम द, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम धर्मा। बस यही है मतलब इसका। सांप्रदाय पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? कि पंथ और राजनीति का पृथक्करण। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि राजनीति और धर्म का पृथक्करण? अगर धर्म के पृथक्करण की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है हमने राजनीति को किससे अलग कर दिया? नैतिक मूल्यों से अलग कर दिया। वो हमें नहीं करना है। ये बेसिक डेफिनेशन एनसीईआरटी ने बताई है ये बात। इस पे सवाल भी आया है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, समझे। इंग्लिश वालों के लिए तो वो आसान था, हिंदी वालों के लिए टफ था वो, समझे। उन्होंने वहां धर्मनिरपेक्षता लिख दी थी, लेकिन आपको जाके क्या पढ़ना था? साइकोलॉजी पढ़ना था, उसी हिसाब से सवाल लिखना था। तो ये सवाल था, राइट। चलो, क्या लिख लिया? हम्म, तथा और, हाँ, और अथवा मतलब एक होता है और, एक होता है एंड, ठीक है। और देखो, हाँ, सुनो, और एंड में क्या अंतर होता है? और का मतलब होता है जैसे, जैसे कि मैंने आपको लिखाया कि इंडियन फेडरल, कल मैंने अभी हम बात कर रहे हैं ना आजकल कि इंडियन फेडरल सिस्टम इज क्वाजी फेडरल, और इंडियन फेडरल सिस्टम इज फेडरल विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ही बात हुई, एक ही बात, राइट। तो एंड का मतलब होता है वो बात दूसरी अलग हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी, वो समझे। चलो, अब इधर आ जाओ वापस। पहली बात लिखो, सेकुलरिज्म का मीनिंग लिखो, पंथ निरपेक्षता का मीनिंग लिखो। पहला पॉइंट जहां लिख रहे थे उसी के नीचे पहला पॉइंट लिखो, राइट। लिखो, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में पहली बात लिखो, देयर इज नो, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है। भारतीय ऑफिशियल रिलीजन, भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है।
राइट। सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस, does not give special status to any religion, to any religion। संविधान, संविधान किसी भी पंथ को, संविधान किसी भी पंथ को विशेष स्थिति प्रदान नहीं करता है, पंथ को विशेष स्थिति प्रदान नहीं करता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of, on the grounds of religion, on the grounds of religion। संविधान पंथ के आधार पर, पंथ के आधार पर भेदभाव, संविधान पंथ के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की बात करता है। किस आर्टिकल में करता है ऐसा? 15 में करता है, और हाँ 15 में करता है पब्लिक प्लेसेस पर, 16 में करता है गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत बढ़िया, आप लोग अब होशियार हो चुके। लिख लो यहीं, अनुच्छेद 15 और 16। अगर इतनी क्लैरिटी है तो क्या है, जीवन जो है अब थोड़ा सा आप लोगों का ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है इस क्षेत्र में। अनुच्छेद 15 और 16। बाकी में और कौन सा क्षेत्र है आपके जीवन का अभी? देखो आगे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल। संविधान, एवरी इंडिविजुअल, संविधान प्रत्येक व्यक्ति को पंथ की आजादी प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 लिख लो, वहीं ब्रैकेट में लिख लो अनुच्छेद 15 है, सॉरी 25। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स इंटरवेंशन ऑफ, इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन रिलीजियस अफेयर्स। संविधान, संविधान पंथ के मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को, संविधान पंथ के मामले में राज्य के हस्तक्षेप को, हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 27, 28, 26, 27, 28 लिख लो, आर्टिकल 26, 27, 28। छब्बीस, 27, 28। ठीक है, चलो अब लिखो, इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स, इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। हिंदी में लिखो, भारतीय पंथ निरपेक्षता का आशय है इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पढ़ लो, यहीं रखो ध्यान। नेपाल में क्यों जा रहे हो लेके? अरे दिवाली आ रही है, घर चले जाना, छुट्टी मिलेगी, अभी से क्यों परेशान हो?
हैं? हाँ, ये 10-15 दिन की प्लानिंग पे है भैया। हाँ, ऐसा क्यों? कौन है ऐसा वहाँ? घर परिवार है? अच्छा, क्या लिखा? भारतीय पंथ निरपेक्षता का आशय है पंथ और राजनीति के बीच पृथक्करण। पंथ और राजनीति के बीच ठीक है। देखो, इंडियन सेकुलरिज्म बिलीव्स इंडियन सेकुलरिज्म बिलीव्स इन रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। लेकिन लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, भारतीय पंथ निरपेक्षता सभी पंथों के प्रति सम्मान में विश्वास करती है। वन लाइन डेफिनेशन क्या है ऑफ द सेकुलरिज्म? पंथ निरपेक्षता की एक लाइन में परिभाषा दोगे तो क्या दोगे? सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, राइट। और फिर हमने वहां सेकुलरिज्म पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट सेपरेशन होता है बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम और अदर रिलीजन्स का भी क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, सभी रिलीजन्स के क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म का ही मतलब है जो बात हमने नीचे लिखी, क्या? सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, पंथ और राजनीति के बीच पृथक्करण, ये कहां से पता चलता है हमें? संविधान में। वही बातें हमने ऊपर लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस लेके उसके बेसिस पर हमने बताया कि हमारे यहाँ स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है। रिलीजन किसका मैटर है? इंडिविजुअल मैटर है। हम अपने रिलीजन को मान सकते हैं, अपने रिलीजन को छोड़ सकते हैं, स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा उसमें कि कौन सा रिलीजन मानना है और कौन सा रिलीजन नहीं मानना है। यही सेकुलरिज्म होता है। पहले क्या होता था? स्टेट इंटरवीन करता था, राइट। किसमें? रिलीजियस मैटर्स में। और रिलीजन इंटरवीन करता था किस मैटर में? स्टेट के मैटर्स में, राइट। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि रिलीजन स्फीयर अलग है और स्टेट पॉलिटिक्स अलग है, दोनों अलग अलग काम अपना अपना कर रहे हैं। रिलीजन किससे जुड़ा हुआ है? पर्सनल लाइफ से, एंड पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ। पंथ है जो हमारा वो निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। और राजनीति, क्या कोई आदमी मुझे ये मजबूर कर सकता है कि नहीं आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी जाके? ये मेरा इंडिविजुअली मैटर है। और ज्यादा करोगे तो मेरा संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं उसको छोड़ भी सकता हूँ कि चलो मैं धर्म ही नहीं मानता, राइट। मैं धर्म मान भी सकता हूँ और धर्म को छोड़ भी सकता हूँ। मैं कोई धर्म नहीं मान सकता, मैं ऐसे रह सकता हूँ। जैसे जावेद अख्तर, नाम सुना होगा, वो क्या है? वो किसी धर्म को नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते। वो ऐसे तस्लीमा नसरीन, वो किसी धर्म को नहीं मानते। सलमान रुश्दी किसी धर्म को, सलमान रुश्दी ने किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस, ठीक है, बड़ी फेमस किताब है उनकी वो। और उसमें उन्होंने इस्लाम धर्म को जो है बड़े थ्योरेटिकली क्रिटिसाइज्ड किया और उसको बताया उन्होंने, ठीक है। तो पूरा हमने क्या पढ़ा? दो चीजें पढ़नी हमने, जेंडर पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स। अभी कास्ट पॉलिटिक्स पढ़नी है हमें। तो रिलीजियस पॉलिटिक्स में हमने पहले क्या पढ़ा? व्हाट इज रिलीजन, पंथ क्या होता है, ठीक है। फिर है कि पंथ मानने के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म, पंथ और धर्म के बीच क्या अंतर होता है। फिर हमने पढ़ा कि कम्युनलिज्म क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, और उसका सॉल्यूशन क्या है? सेकुलरिज्म। क्या सेकुलरिज्म सॉल्यूशन है तो क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, या हमारे लाइफ स्टाइल भी होना चाहिए? सेकुलरिज्म को लाइफ स्टाइल होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अदर रिलीजन की वैल्यूज को, उनके मूल्यों को और उनकी मान्यताओं को हमें क्या करना? रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमारा रिलीजन सबसे अच्छा हो सकता है, कोई भी चीज सबसे अच्छी नहीं होती, ठीक है। सारी चीजें रिलेटिवली होती हैं और वो काम करती हैं। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है? रिलीजियस पॉलिटिक्स। अब आओ कास्ट पॉलिटिक्स, चलो नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट था हमारा जो कास्ट पॉलिटिक्स, जातिगत राजनीति, राइट। चलो, सबसे पहले लिखो व्हाट इज द कास्ट। जाति क्या है? जाति क्या है? क्या है जाति? कास्ट क्या है? देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ द कास्ट इन सोशोलॉजी। पूरे समाजशास्त्र में जाति की परिभाषा नहीं दे पाए जीएस घुरे जैसे लोग, जो बड़े बड़े एम एस श्रीनिवासन, जो बड़े बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, वो भी नहीं बता पाए कि जाति क्या है। वो कि उन्होंने इतना कहा कि जाति जाति नहीं, इंडियन सोसाइटी से जाति जो है वो कभी जाति नहीं, वो ना जाने वाली है जाति। इसलिए
जो लोग ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, वो बेकार के लोग हैं। उनकी सोच जाति कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, उसी जातिगत सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को कैसे हम मिसयूज उसका रोक सकते हैं, ये बस कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम इंडिया से जाने वाला नहीं है। ठीक है, इतना पढ़ने इतना लिखने के बाद भी वो आईएएस हो गया, क्या हो गया, अभी भी वो बेचारा लवासना जाके वैसी ही लड़की ढूंढ रहा है जो उसी की कास्ट की हो, क्योंकि उसे पता है कि बाद में दिक्कत होगी अगर मैं शादी करूंगा तो। ठीक है, वहां भी कास्ट व्यवस्था चल रही है। इतना पढ़ा लिखा है, उसको इतना सब एनसीईआरटी पढ़ाई, उसने यूपीएससी ने मेहनत करी, लेकिन वहां भी वो बेचारा पापा तो सुन लो, पापा नहीं पढ़े तो जो लड़की आने वाली है वो उसे किसके साथ रहना है? तो फिर कब तक, कब तक रहोगे पापा के साथ? नहीं, उनसे कहो कि समय बदल रहा है, चीजें बदल चुकी हैं, आपका समाज पुराना हो चुका है, अब नया समाज आ चुका है, आइडियाज चेंज हो रहे हैं। उनसे कहो कि आपको बदलना पड़ेगा समय के साथ, नहीं तो ठीक है, मत दिखाओ, मत दिखाओ। आप लोगों के लिए नहीं है ये बातें, अभी केवल पढ़ो, बाद में आएंगे। लिख लो व्हाट इज कास्ट में, लिखो, लिखो देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ द कास्ट। देखो, जाति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ कास्ट, जाति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। वो कह सकते हैं, कह सकते हैं, वही लिखा रहा हूं आगे, लिखो, बट कास्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बट कास्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, लेकिन जाति सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण को प्रदर्शित करती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब है सोशल स्टेटस, सोशल लेवल क्या है हमारा, स्टेटस क्या है, राइट। सामाजिक स्त्रीकरण को प्रदर्शित करती है। सामाजिक स्त्रीकरण का मतलब है कि समाज में हमारा स्तर क्या है, लेवल क्या है। जाति क्या डिसाइड करती है? जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग सवर्ण हैं, वो कहाँ हैं, ऊपर हैं। कुछ लोग ओबीसी हैं, वो उसके लेवल हैं, फिर एससी हैं, और फिर और एससी में भी बहुत सारे लोग हैं। अब पहले यही चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन अब ब्राह्मण में भी कैटेगरी बच गई है। मैं जितने ब्राह्मण से मिलता हूँ वो सब ब्राह्मण अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मुझे एक ब्राह्मण मिला गौतम, वो कह रहा है मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। मैं दुबे से मिला, वो कह रहा है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। चौबे, चतुर्वेदी, मैंने कहा यार कंफर्म कर लो पहले खुद में, कंफ्यूज मत करो कि कौन है। यहाँ कोई ब्राह्मण है? कौन सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता है बताओ? जो अच्छा, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? विद्वान व्यक्ति। ये जाति से जुड़ा हुआ नहीं था, ये किससे जुड़ा हुआ था? काम से जुड़ी हुई बातें थी। तो कास्ट का मतलब होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अच्छा बोलो, क्या कास्ट केवल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिसाइड करता है या इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन को भी डिसाइड करता है? कास्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिसाइड तो करता है, लेकिन कास्ट लेबर डिवीजन भी करता है, इकोनॉमिक डिसाइड भी करता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो इसमें, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो कास्ट सिस्टम, लिखो कास्ट सिस्टम डिसाइड्स, डिसाइड्स डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर इन अवर सोसाइटी, इन अवर सोसाइटी। जाति हमारे समाज में, जाति हमारे समाज में श्रम के विभाजन को निर्धारित करती है। श्रम के, डिवीजन ऑफ लेबर के विभाजन को निर्धारित करती है। कैसे निर्धारित करती है? जैसे आप देखो कि बहुत सब काम जो जातियां हैं वो किस नाम पर हैं, जो वो काम करते हैं प्रोफेशन के बेसिस पर, वो उनके नाम ही हैं वैसे, राइट। बहुत सब, आप बहुत जातियां, किसी जाति का नाम तो नहीं लेना, इतना आप जान रहे होंगे कि वो जातियों को वही नाम दे दिया गया है। ठीक है, जैसे मैं पर्टिकुलर मुस्लिम में भी एक पर्टिकुलर जाति से हूँ और हमारा भी एक अपना काम है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ ब्राह्मण सब होते हैं, और जैसे शादी कराना है, हवन पूजन कराना है, ऐसे हम लोगों में भी एक जाति है, हम उसी जाति से हैं, और हमारा काम वही है कि भिक्षा मांग के खा लो, जा शादी विवाह करवा दो,
किसी के यहाँ कोई मर गया है तो जाके पूजा पाठ कर दो, ठीक है, उसी टाइप का काम करना होता है। हमारे पुरखे करते थे, ठीक है, हमारे पिताजी से बंद हुआ वो सब काम, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब में इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो गया, अब नहीं करते हैं वो काम, ठीक है। और हमारे बड़ा सा परिवार है, जो बड़े लोग, वो कुछ लोग कर रहे हैं वो काम, अभी भी जाते हैं। तो ऐसे मुसलमानों में भी वही काम होता है। हिंदुस्तान का मुस्लिम एक अकेला ऐसा मुस्लिम है जहाँ कौन सा सिस्टम पाया जाता है? कास्ट सिस्टम। दुनिया में और कहीं मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम नहीं है। हाँ, क्योंकि ये कहाँ इवॉल्व हुआ है ये मुस्लिम, इसलिए जैसे लगभग, मेरा ऐसा मानना है, लगभग मुस्लिम कन्वर्टेड ही तो है इंडिया में। तो वो पहले जो हिंदू थे, और मोस्टली जो लोग कन्वर्ट हुए मुस्लिम्स, जो हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट हुए, वो मोस्टली जो है वो दलित क्लास के लोग थे, ठीक है। तो उसमें भी मौका मिला चेंज होने का, तो उन्होंने कन्वर्ट होते हुए अपने आप को ऊंची जाति बना लिया, ठीक है। और वो ऊंची मुस्लिम में ऊंची जाति बन गए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम के जितने भी शेख पठान ये सब है ना, जो वो सब यहीं से आए हैं, निचली जातियों से, और उन्हें चेंज होते हुए मौका मिल रहा था कि वो अपने आप को क्या बना लें। और अभी भी मुस्लिम जाति हैं बहुत सारे, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, फहीम चौहान लिखते हैं, वो आज भी चौहान लिखते हैं अपने आप को, राइट। तो चौहान पूछा उनसे क्यों लिखते, तो उन्होंने कहा हम चौहान है राजस्थान के, बाद में हमारे पूर्वज कभी चेंज होंगे तो वो चौहान ही सरनेम लगा रहे हैं अभी भी, राइट। वो लिखते हैं, बहुत से मुस्लिम्स लिखते हैं चौहान। तो ये कन्वर्ट है। तो जाति सिस्टम जो है वो हमारा पूरा सिस्टम है। अभी हमने डेफिनेशन समझा क्या है, क्या है कास्ट का मतलब है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। अभी लिखो ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का उदय, जाति व्यवस्था का उदय। जाति व्यवस्था आई कहां से? सबसे पहले लिखो वर्ण से, वर्ण व्यवस्था लिखो, वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम लिख लो, वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम सबसे पहले, ठीक। वर्णा सिस्टम, जानते हो वर्णा सिस्टम? वर्णा सिस्टम क्या है? कित, कितने वर्ण हैं? 4 हैं। ब्राह्मण है, लिख लो, इंग्लिश वाले ऐसे लिख लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ, वैश्य, अरे ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिख लो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, ठीक है। चलो, अभी देखो ये वर्ण सिस्टम आया कैसे, किसी को पता है? बताओ। नहीं, इसका वर्ण सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ? ये 4 वर्ण जो थे वो कहां से आए? गॉड से निकले। कैसे? कौन से गॉड से? हाँ, मैंने बोला था जनरेटर कौन है दुनिया का, कौन से गॉड है हमारे कल्चर में? कौन? ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी को कितने चेहरे हैं? 4 हैं। पीछे वाला दिखता नहीं है, 3 दिखते हैं हमेशा, पीछे वाला एक पीछे, 4 हैं, चारों दिशाओं में देखते रहते हैं वो, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से जो लोग निकले वो क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा की भुजाओं से जो लोग निकले वो क्या है? और ब्रह्मा जी के पेट से, उदर से जो लोग निकले वो क्या है? जो पैरों से निकले वो क्या है? वो शूद्र हैं, ठीक है, शूद्राज हैं। अभी सवाल ये है कि ये ब्राह्मण चूंकि कहां से निकला, कहां से पैदा हुए? ब्रह्मा के मस्तिष्क से। इसको कौन सा काम मिला? इसको पढ़ने पढ़ाने का काम मिला, इसको वेदों की रचना करने का काम मिला, ठीक है। क्षत्रिय कहां से निकला? भुजाओं से, इन्हा, तो उसको काम क्या मिला? सुरक्षा का काम मिला समाज की। वैश्य कहां से निकला? पेट से, उसका क्या काम? उत्पादन, प्रोडक्शन का काम मिला। शूद्र कहां से निकला? पैरों का काम है सेवा करना पूरे शरीर की। तो ये काम यह क्या करता है बेचारा? इसको काम मिला इन तीनों वर्गों की सर्विस करना, सर्विस, सेवा करना। ये वरना सिस्टम है, ठीक है। और काम क्लासिफाइड है। क्या है काम? सबका काम क्लासिफाइड है, इनका काम अपना है, इनका काम अपना है, इनका काम अपना है, और इनका काम अपना है। तो ये वर्णा सिस्टम क्या बना रहा है? ये वर्णा सिस्टम हमारा जो है वर्ण व्यवस्था है, वो समाज में क्या कर रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर कर रहा है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन और श्रम का विशेषीकरण कर रहा है। एक ही आदमी एक काम कर रहा है, एक ही आदमी एक काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, तो उसको उस काम में क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वर्ण व्यवस्था ये काम करता है, ठीक है। अभी सवाल ये हुआ कि पहले तो सोसाइटी बहुत सिंपल थी, इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी का एवोल्यूशन, ऋग्वेद पढ़ा होगा आपने, ऋग्वेद पीरियड में ये 4 वर्ण है, लेकिन जब अब हम पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड आ रहे हैं तो वहां पर चेंजेस हो जा रहे हैं, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही है, नए नए काम आ रहे हैं। 16 महाजनपद क्रिएट हो रहे हैं, तो वहां नए नए काम, नई नई चीजें आ रही हैं। तो अब ब्राह्मण में भी 25 तरीके का काम आ रहा है। तो इनमें भी ब्राह्मण जो पहले एक ही काम कर रहा था, अभी यज्ञ कराना है,
पूजा पाठ कराना है, वेदों की रचना करना है, तो ब्राह्मण भी बट रहा है काम के हिसाब से। और यहाँ से किसका इमरजेंस हो रहा है, किसका ओरिजिन हो रहा है, कास्ट सिस्टम का हो रहा है। ये कास्ट सिस्टम यहाँ से आ रही है। ठीक है, ब्राह्मण में भी कुछ ब्राह्मण काम कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मण काम क्या कर रहे हैं कि राजा महाराजा कौन है, क्षत्रिय, इन क्षत्रियों के यहाँ ये लोग लिख रहे हैं बैठ के, तो उन्हें अलग नाम दे दिया गया। कुछ हैं जो कायस्थ हैं, उन्हें अलग काम दे दिया गया। ठीक है, तो अलग, अब यहाँ कास्ट सिस्टम का एवोल्यूशन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एरिया ज्यादा बढ़ गया है काम करने का। पहले सिंपली एरियाज थे, अभी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो रही है, हमारी सोसाइटी कैसी हो रही है, जटिल हो रही है, तो कौन आ रहा है, कास्ट का इमरजेंस हो रहा है। और जब आप गुप्ताज पीरियड तक जाओगे, गुप्त पीरियड तक, गुप्त साम्राज्य तक, एम्पायर, वहां कास्ट सिस्टम का अच्छा खासा एवोल्यूशन हो जा रहा है, क्योंकि वहां पर नई नई कास्ट आ रही है। और कास्ट सिस्टम क्यों आ रहा है इंडिया में, आफ्टर द मौर्य पीरियड, जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था जो, वो उसका कोलैप्स कर जाता है। वो तो कौन आते, इंडो ग्रीक है, सका कुषाण है, पार्थियन, ये लोग आते हैं ना इंडिया, तो वो अलग अपने अपनी चीजें लेके आ रहे हैं, और वो भी किसी ना किसी कास्ट में चले जा रहे हैं। ठीक है, उनमें से ज्यादातर क्या बन गए, ब्राह्मण बने कुछ, और कुछ में, जैसे कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, वो कनिष्क वो कुछ नहीं जानता ब्राह्मण, वो बेचारा ब्राह्मण बन गया बाद में। ठीक है, मिलिंद पन्नु, मिलिंद थे मिनांडर, वो भी क्षत्रिय बन गया, उनकी कोई जाति, वो तो सब बिल्कुल अनपढ़ टाइप के लोग थे, लड़ने वाले लोग थे वो। जैसे वो बाहुबली में नहीं आता है, वो कौन सी भाषा बोलता है, उसी टाइप के लोग थे ये लोग। लेकिन ये किसमें शामिल हो रहे हैं ये किसमें शामिल हो रहे हैं, ये सब कास्ट सिस्टम में शामिल हो रहे हैं। समझ रहे हो, तो कास्ट कहां से निकला, वर्णा सिस्टम से निकला। लिख लो, ये वर्णा सिस्टम समझ लिया, इतना नीचे लिखो, लिखो, कास्ट सिस्टम इज एन आउटकम ऑफ वर्णा सिस्टम, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का परिणाम है, इज एन आउटकम ऑफ वर्णा सिस्टम, वर्ण व्यवस्था का परिणाम। अभी दो दो आइडियोलॉजी है इंडिया में, कौन, गांधी और अंबेडकर। कौन, गांधी और अंबेडकर। गांधी ने कहा कि कास्ट सिस्टम इज अ परवर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्णा सिस्टम, राइट। इन्होंने, गांधी ने कहा कि वर्णा सिस्टम का आउटकम क्या है, वर्ण व्यवस्था का आउटकम क्या है, वो डिवीजन ऑफ लेबर करता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर करता है, श्रम का विभाजन करता है और उसमें विशेषीकरण लाता है। तो गांधी कह रहे हैं कि वर्णा सिस्टम इज गुड फॉर द इंडियन सोसाइटी, बट कास्ट सिस्टम इज नॉट गुड, बिकॉज कास्ट सिस्टम कैसा है, विकृत रूप है किसका, वर्णा सिस्टम का। तो इन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम को कम करो, गांधी ने कहा किसको खत्म करो, कास्ट को करो, बट वर्णा सिस्टम बना रहने दो। अंबेडकर कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम इज एन आउटकम ऑफ द वर्णा सिस्टम। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि वर्णा सिस्टम अच्छा है, कह रहे हैं कास्ट सिस्टम अगर आप मान रहे हो कि बुरा है, तो वो निकला है वहां से, तो वो भी तो बुरा है। वो कह रहे हैं सोर्स क्या है कास्ट का, वर्णा, तो वो कह रहे हैं कैसे खत्म करो, इसको भी करो और इसको भी करो। ये तो कह रहे हैं कि इसको सबसे पहले करो, वर्णा सिस्टम को। अंबेडकर ने कहा कि इस व्यवस्था को खत्म करो, वर्णा सिस्टम। और उन्होंने किताब लिखी, हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे, किताब लिखी अंबेडकर ने। और उन्होंने कहा कि शूद्र असल में शूद्र नहीं थे, ये क्षत्रिय थे। कौन थे, क्षत्रिय। एक मेरे दोस्त हैं, वो हैं एससी से है, उनसे एक बार बात हुई, तो मैंने ये किताब पहले नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि हम शूद्र नहीं है, हम क्या है, क्षत्रिय। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने रेफरेंस किया इस किताब का, हुबर शूद्राज अम्बेडकर की किताब अच्छी थी, फिर मैंने भी उसको बाद में जाके पढ़ा, तो उसने सच में हिस्टोरिकली अम्बेडकर जी ने बताया है कि कैसे क्षत्रिय की एक पर्टिकुलर कास्ट को हमने क्या बना दिया, शूद्र बना दिया। ठीक है, और उसके लिए पूरा सिस्टम बनाया हमने। तो वो सारी चीजें हैं, समझे बात। तो ये एक अप्रोच है, ये हमें अभी यहाँ नहीं लिखनी है। इतनी बात समझ आई। तो कास्ट सिस्टम कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी हमारी कॉम्प्लेक्स हो रही है। ये सब बातें पढ़ोगे, सुन लो, ये सब बातें कहाँ पढ़ोगे, ये सब जीएस के पेपर में कहाँ पढ़ोगे, इंडियन भारतीय समाज में पढ़ोगे, सोसाइटी पढ़ोगे। बस ये तो मैं यहाँ एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा है, वो तो मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ कि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे, यही बेसिक्स है। और बाद में तो वो सब आपको टीचर आएगा वो लिखाएगा, वो अलग चीज। अभी केवल क्या करो, समझो इन चीजों को, समझे। चलो, इतनी बात लिख ली। अब बोलो कि ये जो कास्ट सिस्टम था हमारा, क्या ये चेंज हो रहा है एट प्रेजेंट टाइम, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। लिखो, एक छोटा सा हेडिंग बनाओ नया, लिखो, नया हेड बनाओ, फैक्टर्स फॉर, फैक्टर्स फॉर चेंजेस इन कास्ट सिस्टम्स, फैक्टर्स फॉर चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था में बदलाव के लिए उत्तरदायी कारक।
बदलाव के लिए उत्तरदायी कारक। पहला पॉइंट लिखो, कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या किया, चेंज किया। पहला पॉइंट, ग्रेट लीडर्स, महान व्यक्तित्व और नेता। जैसे नाम बताओ कुछ, कौन से ऐसे लीडर्स रहे होंगे जिनके आइडियाज से कास्ट सिस्टम पर कुछ तो फर्क पड़ा और कास्ट सिस्टम चेंज हुआ। ऐसे गांधी, ऐसे गांधी, अंबेडकर, विनोबा भावे और पेरियार, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार। ठीक है, ऐसे लोग थे। ये लिख लो, ये नाम सब, दो चार नाम लिख लो। गांधी लिख लो, अंबेडकर लिख लो, रामास्वामी, पेरियार लिख लो। राइट, पेरियार साउथ के बहुत बड़े थिंकर हैं, पेरियार। हाँ, ईबी रामा, ईबी रामा स्वामी पेरियार है, ऐसे लिखना है, पेरियार। अरे ऐसी को इंग्लिश कर लो ना, पेरियार को। ठीक है, हाँ, पेरियार। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, मतलब इन लोगों के आइडिया से कास्ट सिस्टम में चेंजेज आया। ठीक है, जैसे कि पेरियार जो थे, वो पहले क्या है कि जो शूद्राज थे उन्हें कहाँ नहीं जाने देते, मंदिर टेम्पल्स में नहीं जाने देते। तो इन्होंने एक मूवमेंट ही चलाया पूरा, क्या क्या हमें जाने दो, क्यों नहीं जा सकते हम। इन्होंने कहा, तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने भी इसकी बात करी। उन्होंने कहा कि अगर एक भगवान है, एक ईश्वर है, और ऐसा ईश्वर है जो लोगों के बीच भेदभाव करता है, तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। लिखते थे तिलक ने, मराठा केसरी उनकी उनके जर्नल्स थे, उन्होंने उसमें लिखा कि अगर ऐसा ईश्वर है और वो ईश्वर ये मानता है कि ये नीचे वाला आदमी है, ये ऊपर कास्ट वाला है, तो उन्होंने कहा मैं वैसे अब भगवान को नहीं मानता। उन्होंने कहा जरूरत है कि नया भगवान बनाओ जो सभी लोगों को क्या माने। ऐसी बातें करते थे ये लोग, लोग पढ़ रहे हैं इनकी बातों को तो चेंज आ रहा है। अंग्रेज पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजों ने भी कुछ काम किया। राइट, दूसरा पॉइंट लिखो, किससे चेंज आया। देखो, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। बोलो, अर्बनाइजेशन ने कैसे कास्ट सिस्टम को कम किया, एक साथ रहने लग गए। और शहर इतने बड़े होते हैं कि हम नहीं जानते। जैसे आप यहाँ से निकले और मान लो इन्हें लड़की में से किसी को लगा कि चलो गोलगप्पे खाने हैं, लड़के भी खाते हैं, ऐसा मतलब मत लेना कि सर ने लड़कियों के लिए क्यों कहा। मान लो इन्हें लगा गोलगप्पे खाने हैं, और यहाँ जाके खाने लगी, बात खत्म हो गई, खा के आप चले गए। आपने उससे नाम पूछा, जाति। अब गांव में किसी ने गोलगप्पे लगा रखे हैं, हमें पता है किस जाति का है, पता है, चेहरे से जानते ना उसको। तो हम सोचो किसी दलित आदमी ने और किसी शूद्र ने गोलगप्पे लगा रखे, खाओगे जाके, उसकी दुकान ही नहीं चलेगी बेचारे की। अब चल रहा है, दिल्ली में कोई किसी को नहीं जान रहा है। तो यही शहरीकरण में तो यही तो है, कौन बेच रहा है। गांव में देख लो, अभी भी दलित जाति के लोग गांव में ऐसा काम करने से डरते हैं जो खाने पीने के मैटर से रिलेटेड हो रहा है। अच्छी बात है अगर हो रहा है, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। अगला पॉइंट लिखो, शहरीकरण ने क्या किया, कास्ट सिस्टम को कम किया। और शहर में किस पे बात होती है, क्लास पे बात होती है। क्लास का मतलब है पैसा, बस, ये दो, बात खत्म। अब बाकी कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक है, चलो अगला लिख लो, लिटरेसी, साक्षरता। साक्षरता, लिटरेसी, साक्षरता। साक्षरता ने भी क्या किया, कास्ट सिस्टम को कम किया। कैसे, जब पढ़ जाता है आदमी तो उतना फर्क नहीं पड़ता। आदमी कहता है हमें जाति से लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, उस आदमी से लेना देना है कि वो कैसा है। हाँ, दोस्ती करने में नहीं संकोच करते हैं कि किस जाति, हम नहीं पूछते, पूरा नाम नहीं पूछना। ठीक है, आप अच्छे लगे, बात खत्म, बाकी जाति धर्म से कोई लेना देना है नहीं। अगला पॉइंट लिख लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, व्यवसायिक गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता। ये क्या होता है, कोई भी काम कर रहा है अब। ठीक है, पहले होता था कि फिक्स्ड होता था, जैसे गांव में किसी परिवार में अगर फर्नीचर का काम हो रहा है तो बेचारा वो वही काम करता है। लेकिन अब लड़का नहीं करता, वो कहाँ चला जाता है, शहर आ जा रहे हैं लोग, शहरों में अलग अलग तरीके के काम अपना रहे हैं। यहाँ से अब वो मतलब उसने बाल कटिंग सीख लिया और वो जाके गाँव में बाल कटिंग करना सबसे अच्छा प्रोफेशन है। क्यों नहीं, एक तो बाल भी काटना है, पैसे भी लेने हैं, तो राइट, बहुत अच्छा प्रोफेशन लगता है मुझे। अगला पॉइंट लिख लो, इसमें क्या हो सकता है, लिख लो। ठीक है, लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान।
राइट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ऐसे प्रोविजन जिससे कास्ट सिस्टम कम हुआ, राइट। अभी एक छोटा सा नया हेडिंग बनाओ, देखो रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जाति और राजनीति के बीच संबंध, जाति और राजनीति के बीच संबंध। इसमें पहली बात लिखो, जाति और राजनीति के बीच संबंध, पहला पॉइंट लिखो, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स। राजनीति में जाति की भूमिका, हिंदी वाले लिखो, राजनीति में जाति की भूमिका, राजनीति में जाति की भूमिका। अच्छा बोलो राजनीति में, अच्छा एक बात बताओ, जब हमने जेंडर पढ़ा, हमने रिलीजन पढ़ा और हमने कास्ट पढ़ा, इन तीनों में हमने पॉलिटिक्स का रिलेशन क्यों पढ़ा उससे? हमने जेंडर इश्यूज पढ़े, रिलीजियस इश्यूज पढ़े और हमने कास्ट इश्यूज पढ़े। इन तीनों का रिलेशनशिप हमने, जैसे हमने कहा जेंडर पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल यूज किया है ऑफ रिलीजन, एंड अब हम पढ़ रहे हैं कि कास्ट का क्या यूज है इन पॉलिटिक्स। तो ये क्यों पढ़ा हमने पॉलिटिक्स के साथ इन तीनों को? और बताओ क्यों पढ़ा हमने ये सब? नहीं, हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हाँ सीरियसली, अगर आप यही इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ रहे होते तो आप पढ़ते कास्ट एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है। अगर आप ये सोसाइटी उसकी सोशोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ रहे होते तो आप पढ़ते कि सोसाइटी में कास्ट का क्या इंपोर्टेंस एंड रोल है, ठीक है। इसलिए जेंडर में क्या रोल है सोसाइटी में, इसलिए पढ़ रहे हो आप। हर बात को हम किस पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, ये पूरी अप्रोच है। जब आप समझ लो, जब आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो याद रखना आपको कौन से एस्पेक्ट पे फोकस करना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि हम पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं। जब आप इंडियन सोसाइटी का आंसर लिख रहे हो तो किस सोशल एस्पेक्ट पे, जब आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो तो किस फैक्टर पे, इकोनॉमिक फैक्टर पे। किसी भी चीज को लिंक करना है। देखो चीज एक ही रहेगी, कास्ट आपको इंडियन सोसाइटी में भी पढ़नी है, कास्ट आपको पॉलिटिक्स पॉलिटी में भी पढ़नी है, और कास्ट आपको और भी जगह पढ़नी है। वो बस रहेगा, उसका नेचर चेंज होगा किस हिसाब से, बस वही लैंग्वेज चेंज हो जाएगी उस सब्जेक्ट की, राइट। चलो लिख लो इसमें आप, चलो राजनीति में जाति की भूमिका। अच्छा क्या भूमिका है जाति की राजनीति में, बोलो। जैसे लिखो एलोकेशंस ऑफ सीट्स, एलोकेशंस ऑफ सीट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर सीटों का आवंटन, ठीक है। हाँ, जाति के आधार पर सीटों का आवंटन, राइट। अगला लिख लो, वोटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर मतदान। देखो जब एलोकेशंस होता है टिकट्स का, सीट्स का, तो कैसे होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा किस कास्ट के लोग हैं, उसी कास्ट के आदमी को पॉलिटिकल पार्टी एमएलए और एमपी और टिकट देते हैं, देते कि नहीं देते हैं। और ये देखा जाए जब लोग वोट डालने जाते हैं तो लोग भी ये देखते हैं कि हमारी जाति और धर्म का आदमी कौन है, हम उसी को वोट देंगे। इससे डेवलपमेंटल इश्यूज तो होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो नीचे चले जाते हैं। तो राजनीति में ये रोल है किसका, कास्ट का, क्योंकि कास्ट ने इफेक्ट किया है किसको, पॉलिटिक्स को। अब सेकंड हेडिंग बनाओ, इसमें लिखो पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट। हाँ, जाति में राजनीति, जाति में राजनीति की भूमिका। जाति में राजनीति, अच्छा बोलो, जाति को इधर तक किया था कि राजनीति को कौन इफेक्ट कर रहा है, यहाँ जाति कर रही है, ठीक है। अब राजनीति ने इसको कैसे, इसको प्रभाव किया है, कैसे इस पे प्रभाव डाला है राजनीति ने, राजनीति ने जाति पे अच्छा प्रभाव डाला है या बुरा, कैसे, रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और कास्ट ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं,
और कास्ट क्या प्रेशर ग्रुप के तरीके से कार्य कर रही है। और कास्ट क्या करें, अपने डिमांड को अपलिफ्टमेंट भी हुआ है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब इलेक्शंस में जाति कास्ट का यूज हो रहा है, तो जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो एससी क्लास हैं, एससी कास्ट के लोग हैं, मायावती जैसे लोग कहाँ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और मायावती ने मोबिलाइजेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और उन्होंने कहा कि दलित भी आगे बढ़ सकता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो हाँ, पोलिंग बूथ को हैक कर लेना वो होता है कि जब वोट पड़ रहे हैं तो आप दो चार बंदूक वालों के साथ गए और आपने पूरी जनता से कहा यहाँ से भाग जाओ, और अकेले पूरे वोट डाल दिए, हैक कर लिया आपने। किस में? नहीं नहीं, ठीक है, बात सही है। जैसे कि जाति ज्यादा रहती है, वो ऑफिशियली, कैसे अनऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली पोलिंग बूथ को हैक कर लेता है। जैसे मान लो किसी गांव में 70% पर्टिकुलर जाति के लोग हैं, तो वो तो पोलिंग बूथ ऑफिशियली हैक ही हो गया ना एक तरह से, कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। बात ठीक है ही नहीं, उस पर्सपेक्टिव से बात ठीक है कि अगर जाति के लोग ज्यादा हैं तो पोलिंग बूथ हैक हो सकता है, लेकिन वो ऑफिशियली है, वो अनऑफिशियल नहीं है। वो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, वो ऐसा वो कुछ गलत नहीं है। वो उसके पोलिंग बूथ हैक करना नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड किया हमने, पोलराइज्ड किया उसको। वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। कोई अच्छी बात हो सकती है पर्टिकुलर जाति के लिए, लेकिन दूसरी जाति के लिए क्या हो सकता है, वो बुरा हो सकता है। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, चलो लिखो, लिखो इस वाले पॉइंट में पहली बात लिखो, लिखो इट ऑर्गेनाइज्ड, इट ऑर्गेनाइज्ड कास्ट्स। देखो, इसने जातियों को संगठित किया। राजनीति ने क्या किया, जातियों को, इट ऑर्गेनाइज्ड कास्ट, इसने जातियों को संगठित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटिक्स, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर पावर शेयरिंग, मैकेनिज्म फॉर पावर शेयरिंग। राजनीति ने जातियों के लिए सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित की। ठीक है, ठीक, सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित की। और क्या किया राजनीति ने जातियों के लिए, लिखो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स empowered, politics empowered castes in in, in politically, ऐसे लिखो empowered caste politically, इन हटा दो politically। देखो, राजनीति ने जातियों को, दैट इज ऐसे करके लिखो, सच है जैसे, राजनीति ने जातियों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया। सच है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जागरूक बनाया। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, अवेयरनेस, मतलब जो लोग अभी तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे, अब वो लोग भी क्या करने लगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कहाँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इलेक्शंस में, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा कास्ट का कैंडिडेट है, अगर ये जीत जाता है तो हमारा कुछ काम हो जाए। तो रोल कास्ट का पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स का कास्ट में जो है वो मिला जुला है, कि एक तरफ हमें फायदा भी हो रहा है, दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है कि कास्ट जो है वो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रही है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, और पावर शेयरिंग हो रही है, और उनको क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि डेवलपमेंटल जो इश्यूज हैं वो पीछे चले जा रहे हैं, और पूरा चुनाव कहाँ फोकस कर जा रहा है, कास्ट के बेसिस पर कर जा रहा है। और जो डेवलपमेंटल इश्यूज वाले कैंडिडेट हैं वो जीत नहीं पा रहे हैं। कौन सा कैंडिडेट जीत जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि कास्ट के बेसिस पर पोलिंग बूथ को क्या कर लिया, हैक कर ले रहा है कैंडिडेट, और वो जीत जा रहा है चुनाव अकेले। किस भाव से? ठीक है, हाँ, तो आगे बताओ, ये सवाल है। हम्म, ठीक है, ठीक, सहमत है आपकी बात के साथ। क्यों? वो आपके लिए नहीं बोला गया, उन्होंने मुझे बताया है।
हाँ, नहीं वो आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। अभी सब जानना है, ये गलत अप्रोच है यूपीएससी के लिए। उतना ही जानना है जितना बताया जा रहा है। ये देखो, ये सब जानने वाली अप्रोच यूपीएससी वाले नहीं रखता आदमी। वो कितना जानता है, जितना बस कॉपी पे लिखा है इतना बहुत है। ये टू द पॉइंट लिखा है, जाके पढ़ लेना एनसीईआरटी, दिमाग की नस फट जाएगी इस वाले चैप्टर को पढ़ने में। हाँ हाँ, दो चार ये नहीं, हाँ बहुत उन्होंने इतना परेशान कर रखा है, इतना चीजों को लिखा है, हमने पॉइंट पॉइंट करके लिख लिया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा बड़ा था। 3 इश्यूज को हमने डील किया, जेंडर इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज एंड कास्ट। जेंडर क्या है हमने वो देखा, रिलीजन क्या है वो देखा, एंड कास्ट क्या है वो देखा। उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं वो भी हमने। कुछ क्वेश्चंस लिखो मेंस के लिखने के लिए, लिखो। वैसे वो तो आपको देंगे, लेकिन लिख दो क्वेश्चंस, लिखो। देखो, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। हिंदी में लिखो, लिंग तथा जेंडर के बीच क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। इसी में इसी को आगे बढ़ा, इसी क्वेश्चन को डिस्कस 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 द जेंडर इश्यूज इन अवर सोसाइटी। हमारे समाज में, लैंगिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे समाज में लैंगिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कम्युनलिज्म इज अ चैलेंज टू द इंडियन डेमोक्रेसी। सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, ठीक है। इसी पॉइंट में लिखो, इज द सेकुलरिज्म अ सॉल्यूशन फॉर द कम्युनलिज्म। क्या पंथ निरपेक्षता सांप्रदायिकता का एक समाधान है। समाधान। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस डिस्कस द रोल ऑफ डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। राजनीति में जाति तथा तथा जाति में राजनीति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। आसान सवाल है, कैसे सवाल हैं, इससे आसान नहीं कुछ हो सकता। तथा राजनीति में जाति तथा जाति में राजनीति की भूमिका पर चर्चा कीजिए।